जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने जो क्लास 10 के एसएसटी के सीरीज को स्टार्ट किया है और हम पहले ही आप लोग को बताए हैं कि आप लोग का जितना भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज उसका चौथा सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 3 वीडियो जो है आप लोग को हम डाल चुके हैं, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन आज जो है चौथा सेक्शन चल रहा है एसएसटी का। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को शायद ध्यान होना चाहिए, हम लोग मैथ्स की पूरी तैयारी कर लिए हैं। अगर कोई नहीं देखे है जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। मैथ्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करवा चुके हैं, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करवा चुके हैं। इंग्लिश का वीडियो जो है जल्दी ही अपलोड होने वाला है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एसएसटी का देख रहे हैं। तो एसएसटी कंप्लीट होने के बाद, एसएसटी का कुछ और कंप्लीट करने के बाद आप लोग को इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या है देखें अगर तो क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले जो वीडियो हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किए थे इसमें ये सारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक कि क्वेश्चन 11 भी डिस्कस किए थे और 12 भी डिस्कस किए थे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शाख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। शाख यानी कि शाखा जो होती है, तो शाखा जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। इसे एक हम लोग कहते हैं औपचारिक और एक को क्या कहा जाता है अनौपचारिक। तो देखिए कभी कभी जो सवाल पूछा जाता है वो पूछता है शाख के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, या तो फिर ऐसे पूछता है कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत किसे कहते हैं या ऋण में क्या अंतर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। शाख के प्रमुख 2 स्रोत होते हैं, जिसे औपचारिक स्रोत या अनौपचारिक स्रोत कहा जाता है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला वाला पॉइंट देखिएगा, बैंक तथा सरकारी समितियों द्वारा लिया गया जो ऋण होता है, यानी बैंक के द्वारा या किसी सरकारी व्यक्ति या सरकारी समिति के द्वारा जो हम सरकारी व्यक्ति नहीं, सरकारी समिति, सरकारी व्यक्ति मतलब क्या, मेरे पास पैसा हम दे सकते हैं, सरकारी व्यक्ति नहीं होगा। बैंक के द्वारा या सरकारी किसी कार्यालय के द्वारा या समिति के द्वारा जो ऋण हमें दिया जाता है उसे औपचारिक ऋण कहा जाता है। जबकि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से लिया जाए, यानी कि किसी व्यापारी से लिया जाए, किसी मालिक से लिया जाए, मित्र से लिया जाए, सगा संबंधी से लिया जाए या किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से लिया गया ऋण उसे अनौपचारिक ऋण कहते हैं। क्लियर है। पॉइंट 2 में देखिएगा, औपचारिक ऋण से जो प्राप्त होने वाला ऋण होता है, यानी औपचारिक स्रोतों से जो ऋण प्राप्त होता है वो उसका जो ब्याज दर होता है वो एक समान होता है, जो पूरे देश में एक जैसी होती है। लेकिन औपचारिक ऋण में ऐसा नहीं होता है। यानी औपचारिक ऋण में जो हमें ब्याज मिलता है, ब्याज हमें जो देना पड़ता है वो सब जगह पे एक जैसा होता है। जितना पैसा लेंगे उसके हिसाब से आपका परसेंटेज तय किया जाएगा, जो पूरे देश में एक जैसा रहता है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। अगर हमारा किसी से ज़्यादा संबंध है तो उससे हम लेते हैं तो कहता है ठीक है मेरा ही पैसा केवल वापस कीजिएगा, ब्याज मत दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो ब्याज जो मांगता है उससे ज़्यादा मांग लेता है, कभी कम मांग लेता है। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक स्रोतों से मिले गए जो ऋण होता है उसका एक लिखित वर्णन होता है, यानी कि उसमें जो हम लोग ब्याज ऋण लेते हैं सरकारी समिति के द्वारा या बैंक के द्वारा, तो हमें उसमें एक पेपर दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक ऋण में कोई पेपर नहीं होता है, बस मुंह से बोला बोली वाला काम होता है। एक बार मुंह से बोल दीजिए तो काम हो गया। तो इसमें आपका कोई लिखित वर्णन नहीं होता है। औपचारिक ऋण देने वाली जो संस्थाएं होती है उनका नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में किसी निजी एक व्यक्ति के हाथ पर होती है, माने कि वह व्यक्ति अपने हिसाब से संचालित करता है। पॉइंट 5 में देखिए क्या लिखवाए हैं, औपचारिक ऋण पर ब्याज दर कम होती है, जबकि अनौपचारिक ऋण पर ब्याज दर अधिक, श्योरली नहीं कह सकते हैं कि अधिक होती है, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। तो चलिए देखिएगा आगे। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आपका जब भी एग्जाम में आएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। जैसे आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें भारत में औपचारिक स्रोतों को प्राप्त करने की, औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए 5 पॉइंट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ये जो आपको दिख रहा है निम्नलिखित कारण कर देना है और 5 पॉइंट को लिख देना है, ये ज़्यादा इफेक्ट बनेगा। और कोई चाहते नहीं हम पर्टिकुलर इसका एक आंसर लिखें तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अनौपचारिक ऋण
ब्याज दर अनौपचारिक ऋण में होगा, में छूट गया है। अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर कम होती है, साथ ही साथ औपचारिक ऋण से जो प्राप्त होने वाला ऋण होता है वह एक जगह पर समान होता है। देखिए वही चीज़ है जो पूरे देश में एक जैसी होती है, और इसका नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। तो अगर ये शॉर्ट आंसर में आता है, मान लीजिए 2 नंबर में आता है, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन ये सवाल जब भी आएगा, ये 5 नंबर का सवाल बनता है, तो आप 5 नंबर का 5 पॉइंट लिखिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक को दोनों का डेफिनेशन करते हुए चलिएगा, ताकि वो समझ सके कि क्यों इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए, इससे नंबर आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला आता है 15 नंबर पे, आर्थिक विकास में ऋण की क्या भूमिका है ना। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति का आर्थिक विकास करना चाहता है तो ऋण किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है ना, आंसर देखिएगा निम्नलिखित प्रकार से। पहला पॉइंट देखिएगा, देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि व्यापारी, किसान और आम जनता बैंकों से ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास करती है ना, जिससे देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति क्या करता है कि बैंक से ऋण लेता है, कर्ज लेता है और अपना किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाता है, उससे उसकी तरक्की होती है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है और राष्ट्रीय आय की भी वृद्धि होती है। पॉइंट 2 में देखते हैं, व्यापारी तथा उद्योगपति ऋण लेकर अपना व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करती है और नई नई उद्योगों की स्थापना करती है, जिससे कि रोजगार बढ़ता है, यानी रोजगार का सृजन होता है। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट 3 में देखिएगा, किसान ऋण लेकर अपनी उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे देश में खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है, तथा आम जनता जो है ऋण लेकर अपने आर्थिक विकास करती है। कुछ पॉइंट 4 में देखिएगा, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए बैंक विद्यार्थियों को ऋण देता है, जिसे हम लोग स्टूडेंट लॉ कहते हैं, मिलता है स्टूडेंट लॉ के तौर पर, दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें देश के भविष्य के साथ साथ देश की इससे क्या होता है, विद्यार्थियों के यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ देश का भी विकास होता है। तो आशा है ये आपको आंसर समझ में आया होगा ऋण क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखती है। आपको मालूम होगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है सेंट्रल बैंक होता है, वो बाकी सभी बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखती है। तो किस प्रकार से रखती है, देखिए किस प्रकार से, और निम्नलिखित प्रकार से। प्रत्येक जो व्यावसायिक बैंक होता है, व्यावसायिक बैंकों पर निगरानी करने के लिए आरबीआई सभी बैंकों में कुछ निश्चित राशि अपने पास जमा रखती है। यानी देखिए कुछ पैसा जो है वो अपने पास जमा रख लेती है। अगर कोई व्यक्ति जो है बैंक में जमा करने गया तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास जमा रख लेता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट में, देश की मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करती है। अगर स्थानीय बैंक या व्यावसायिक बैंक कुछ अगर व्यापारिक गतिविधियां बदलता है किसी चीज को लेकर, तो आरबीआई क्या करेगा, मुद्रण नीति करके नोट को ही बदल देगा। तीसरा, आरबीआई यह बात का ध्यान रखती है कि कहीं व्यावसायिक बैंक है केवल लाभ के उद्देश्य से बड़े उद्योगपति को ही ऋण नहीं दे रही हो, मैंने सभी को देना चाहिए। अगर आरबीआई को यह पता चलता है कोई बैंक है जो केवल बड़े बड़े लोगों को ही केवल ऋण देती है, गरीब लोगों को नहीं देती है, तो आरबीआई जो उस बैंक को जब्त कर देगी। ब्याज दर, बैंक दर, नगद अनुपात आदि का निर्धारण आरबीआई करती है। मतलब आप कितना पैसा जमा करते हो, इसके एवज में कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, ये कोई व्यावसायिक बैंक नहीं तय करता है, बल्कि आरबीआई करती है। मतलब सारा नियंत्रण वो अपने पास रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने से हिचकिचाती है या तैयार नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि बैंक ऋण किसको नहीं देना चाहेगी। तो आपका आंसर देखिएगा, बैंक अपने द्वारा दिए गए समर्थन ऋण आधार की मांग करता है। माने कि बैंक जब कोई पैसा देता है, ऋण देता है, तो उसमें समर्थक ऋण आधार की मांग करता है। समर्थक ऋण आधार क्या होता है, माने कि जितना पैसा आप लिए हैं उसके एवज में आप कितना पैसा उसको वापस करने की कोई एक मांग देते हैं। यानी कि हम जब बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है मेरे पास ये संपत्ति है, अगर हम बैंक से कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक मेरे इस जमीन से अपना कर्ज की वापसी कर सकती है ना। लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के पास जो है वो ऋणाधार नहीं होता, समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, इसलिए बैंक उसे ऋण नहीं देती है। बैंक से ऋण लेते समय विशेष प्रकार की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे बहुत सारे गरीब और अशिक्षित लोग जो है, अशिक्षित गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा, अशिक्षित लोग जो है इतना तामझाम नहीं झेल पाता और वो
खुद सोचते हैं कि बैंक से हम दूर रहें तो वही बढ़िया है। कुछ अपनी नौकरी आय के स्रोतों के विषय में जानकारी नहीं दे पाते हैं तो बैंक उन्हें ऋण नहीं दे पाता। देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट टीचर हो गए जो पैसा तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या, जैसे कि कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन वो कोई दुकान खोल लिया, कोई ठेला चला लिया, तो जो कोई ठेला वाला चलाता है तो बैंक उन्हें ऋण देने से हिचकिचाती है, क्योंकि उनके पास अपने व्यवसाय का कोई ब्यौरा नहीं है। क्योंकि आज ये यहाँ पे ठेला लगा दिया, कल कोई और कर लिया, कल कुछ और कर लिया, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए बैंक उन व्यक्तियों को ऋण देने से हिचकिचाती है। आगे, बैंक उन लोगों को कभी ऋण नहीं देता है जो पहले से ऋण ले चुके हैं और उनका भुगतान नहीं किए हैं। तो ये तो बैंक का अपना नियम है, जो लोन लिए हैं और पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंक उन्हें ऋण देगी भी नहीं, है ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है। ये जो मुद्रा होती है, मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या है, यानी कि आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़े होंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि दोहरे संयोग को सुलझाना, मतलब दोहरा संयोग होता था। आपके पास अगर कोई वस्तु है तो दूसरे के पास एक ऐसे वस्तु को तलाश करना पड़ता था जो आपके पास है, उसे जरूरत है, और आपको भी वैसा ही चीज करना पड़ा जो आपको जरूरत है जो उसके पास है ना। तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर यहां से है, देखिएगा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बड़ी ही सरलता से सुलझाती है। पहले जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें प्रायः दोहरे संयोग की समस्या थी, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु आवश्यक होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर व्यावहारिक स्तर पर होगा, स्तर, ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग होना असंभव तो नहीं लेकिन बहुत कठिन होता है, जिसे मुद्रा की प्रचलन ने इसे समाप्त कर दिया, है ना। तो बात समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन से। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास जो है अनाजों की बोरी है और उस व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है, तो उस ऐसे व्यक्ति को तलाश करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पड़ेगा जिसे अनाज की आवश्यकता हो और जिसके पास कपड़े भी हो, है ना। लेकिन मुद्रा के प्रचलन से क्या है, ये खत्म हो गया। अब क्या, तो इसको बेच देंगे, उसके एवज में ले लेंगे और पैसा से हम खरीद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है। देखिए, बैंक जो है देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, निम्नलिखित भूमिका लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट पे आते हैं, बैंक क्या करता है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से, जरूरतमंद लोगों से पैसा लेता है और जो जिसे पैसे की आवश्यकता होती है मध्यस्थता कायम करता है। यानी बैंक जिसके पास अधिक पैसा होता है वो जाकर बैंक में पैसा जमा करता है, जिसके पास कम पैसा होता है, जिसे पैसे की जरूरत होती है, वो बैंक जाकर पैसा लेता है। तो दोनों के बीच में बैंक क्या करती है, मध्य स्थिरता, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करती है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, देश के आर्थिक विकास के लिए बैंक जो है ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे देश में प्रति व्यक्ति या राष्ट्र आय की वृद्धि होती है। देखिए, ऋण तो देता ही है। बैंक जो ऋण उद्योगपतियों को उपलब्ध कराती है, उससे उद्योगपति नई नई उद्योग की स्थापना करता है, जिससे रोजगार बढ़ता है ना। 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 3 पॉइंट क्या है, एक मध्यस्थता बढ़ाती है, एक आर्थिक आय बढ़ता है, और बैंकों की ऋण लेने से उद्योगपति क्या करता है, अपना उद्योगों की स्थापना करता है, जिससे कि रोजगार बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोग के बीच बैंक किस प्रकार से मध्यस्थता लागू करता है, माने कि बैंक जो है किस प्रकार से दोनों को जोड़ता है। तो आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा, सामान्यतः, आंसर यहां से है, सामान्यतः दो प्रकार के व्यक्ति यानी लोग बैंक जाते हैं। एक वे जिसके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरा वे जिसके पास धन की अभाव होती है। तो बैंक इन दोनों से क्या करता है, मध्यस्थता लागू करता है। जिसके पास धन अधिक होता है बैंक उससे धन लेता है और इसके एवज में उसे सूद देता है, यानी कि उसे टैक्स देती है, और जिनको जरूरत होता है पैसों की उसके एवज में वो सूद उससे प्राप्त करता है। इस प्रकार से बैंक कार्य करता है। देखिएगा, सिंपल शब्दों में ध्यान समझिएगा, बैंक जो है वो दो प्रकार के व्यक्ति जाते हैं, एक जिसके पास अधिक पैसा होता है और एक जिसके पास कम पैसा होता है, जो पैसे की जरूरत होती है। जिसके पास अधिक पैसा होता है बैंक में जमा करता है पैसा,
और इसके एवज में वो पैसा प्राप्त करता है। और जो गरीब आदमी होता है वो बैंक से पैसा लेता है, इसके एवज में उसे टैक्स देता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में वो मध्यस्थता लागू करता है। आशा है ये सारी बातें समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो पार्ट है वो आपका चैप्टर 4 से आप लोग देखे भी होंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर से जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का आशंका जो है वो बढ़ जाती है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण की अवधारणा किन तथ्यों पर निर्भर करती है। तो वैश्वीकरण का मतलब ही समझिएगा कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। आंसर देखिएगा, विभिन्न देशों के साथ संबंध जोड़ना और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है ना। विभिन्न देशों के साथ संबंध को क्या करना, जोड़ना, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। जैसे सकल घरेलू बाजार में विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, निवेश, श्रम आदि के साथ जोड़ना। इसकी अवधारणा निम्नलिखित है। पहला अवधारणा क्या है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रवाह होता है। विदेशी पूंजी और निवेश के साथ साथ श्रम का भी मुक्त प्रवाह होता है। अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पे देखिएगा, भारतीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर उदारीकरण लगाने का क्या कारण थे और फिर इन अवरोधों को क्यों हटा देना चाहते थे। तो देखिए, पहला तो कि भारत सरकार ने रोक लगाया, फिर हटा दिया, तो रीजन बताइए क्या है। तो आंसर देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादन को बढ़ावे के लिए, माने कि देशी उत्पादन को, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने क्या किया था कि देश की उत्पादन को बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए विदेशी निवेश और विदेशी बाजार पर रोक लगा दिया। जब भारत का विकास हो रहा था, जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत के जो उद्योगपति थे उनका विकास करने के लिए, उनका फैलाव करने के लिए बाहरी प्रतिस्पर्धाओं को रोक दिया। बोला कि नहीं, बाहर से आने वाली चीजें सब बंद करवा दिया गया। तो देश में रहने वाले लोग इसी जो नया नया फैक्ट्री निकल रहा था उन्हीं से सारी चीजों का मांग कर रहे थे, है ना। चलिए उसके बाद फिर तो लगा दिया, क्यों, तो पता चला क्यों हटा दिया गया। अब आगे देखिएगा, क्योंकि सन 1950 से 60 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा था, यह प्रतिस्पर्धा को नहीं रोका जाता। यदि इस प्रतिस्पर्धा को नहीं रोका जाता तो भारतीय उद्योगों का विकास नहीं होता, है ना। भारतीय सरकार द्वारा इन अवरोधों को लगाने का मुख्य कारण था भारतीय उद्योगों को प्राथमिकता, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी, तो उन्हें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए 1950 से 60 के दशक में क्या किया गया कि विदेशी व्यापार को बंद कर दिया गया ताकि लोग यहीं का खरीदे और इनका विकास हो। फिर धीरे धीरे जब इनका विकास होता गया, धीरे धीरे भारतीय उद्योग समर्थ होने लगे, जिस कारण भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया और सारे अवरोधों को हटा दिया। इसका हटाने का मेन रीजन क्या था कि अब तो विकास हो चुका है, फैल चुका है, अब इसे प्रतिस्पर्धा में डालना है ताकि वह आगे की ओर प्रगति कर सके, है ना। बदलाव किया और सारे अवरोधों को हटा दिया। इस नीति के बाद भारतीय उत्पादकों को विश्व बाजार में भेजा जाने लगा, जिससे इसके उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। देखिए अपने स्तर में तो विकास करवा ही दिया, अब जो बड़ा हो चुका है, इधर सब फैल चुका है, तब से बाहर तो भेजना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करती है। श्रम कानून में लचीलापन क्या मतलब है, जरा देखिएगा। तो श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कंपनियों को अपनी झंझटों से और प्रक्रियाओं से प्रशासनिक प्रक्रियाओं से छूट मिल गई, यहाँ छूट होगा, मिल जाएगी, जिससे कंपनियां असंगठित क्षेत्र की तरह ही श्रमिकों का शोषण करेगी। देखिए जरा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, श्रम कानून जो सरकार बनाती है, अगर उसमें लचीलापन हो जाए, उसमें नियमों को अगर प्रतिबद्धित नहीं किया जाए, तो इससे क्या होगा कि इसमें जो कानून है वो टूट जाएगा और यह जो कंपनियां हैं, प्रशासनिक कंपनियां जो है, वह असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिकों, उनके तरह ही अपने में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण करने लगेंगे।
है ना। श्रम कानूनों में लचीलापन होने से श्रमिकों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें बोनस, पेंशन आदि जैसी सुविधाएं नहीं प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि श्रम कानूनों में अगर लचीलापन आता है तो जो संगठित क्षेत्रक है वह असंगठित क्षेत्रक की तरह श्रमिकों का शोषण किया जाएगा। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को रोजगार देगी, जिससे वेतन में जिसके बदले में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पर कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें असंगठित क्षेत्र की तरह कार्य होना शुरू हो जाएगा। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और विदेश नीति का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? आंसर देखिएगा, विकसित देश विकासशील देशों से उसके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि अपने व्यापार का विस्तार कर सके। व्यापार यानी व्यवसाय का विस्तार कर सके, क्योंकि बदलते आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित देश एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराती है जहां विकसित देश द्वारा तैयार माल को आसानी से बेचा जा सकता है। ठीक है। एक और ये जो सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे देखते हैं और आज का ये वीडियो लास्ट होगा। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। तो देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसका प्रभाव जो है सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो कहीं पर इसका, चलिए इसका देख लेते हैं क्या बता रहे थे आप लोग को। एक देश की अर्थव्यवस्था को जो है अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसका प्रभाव जो है सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता। कहीं पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है तो कहीं पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। जो इस प्रकार से देखिएगा, वैश्वीकरण के कारण जो होती है स्थानीय तथा विदेशी उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उत्पादक जैसे श्रमिकों का नुकसान हो जाता है और वो पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। अब देखिए आगे पॉइंट में है, प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग और सेवाओं में रोजगार का सृजन होता है, लेकिन तकनीकी के प्रभाव के कारण अकुशल श्रमिक जो है बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि तकनीकी का विकास होगा तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हें ज्यादा होगा, जो पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विशेष लाभ जो है शहरी क्षेत्र में धनी उपभोक्ताओं को होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विशेष लाभ नहीं होता है ना। तो यही आपका दो प्रभाव हो जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो ये आपका टोटली 5 क्वेश्चन हुआ, ये टोटल खत्म हो गया है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो सिविक्स का, और साथ ही साथ इसका एक और चैप्टर, इसका चैप्टर 5 जो है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। तो आप लोग को ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज एग्जाम के लिए एक बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।